नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के एक इम्पॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स होने वाले एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो ये न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस है, उससे रिलेटेड नोट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है। ये क्या है? इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो ये माना जाता है और ये एक्सेप्ट किया गया है कि जो लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ है अर्थ पे, वो कहाँ से हुआ है? पानी से हुआ है, वाटर से हुआ है। सम साइंटिस्ट प्रपोज दैट लाइफ बिगेन इन स्मॉल वाटर बॉडीज। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट ने क्या माना, किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि जो लाइफ है उसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई है? छोटी छोटी वाटर बॉडीज से हुई है। जैसे हॉट पूल्स होते हैं ओशियन की जगह पे, मतलब ओशियन जो बड़ा जगह है वहां से नहीं लाइफ एग्जिस्ट करी है, वहां से लाइफ का बिगनिंग नहीं हुई है, हॉट पूल से हुई है। जैसे पूगा वैली में हॉट स्प्रिंग्स हैं जो कि लद्दाख में है, वहां से कहा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस टाइप के मिले हैं जिससे पता चलता है कि लाइफ बिगिन हुई है वहां से। ठीक है, तो वेरी हाई टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा हॉट स्प्रिंग में जो कि पूगा वैली में है। और ये टेम्परेचर मेनली वो टेम्परेचर है जो अर्थ का था 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर था। आगे बढ़ते हैं, अर्ली लाइफ फॉर्म्स के बारे में देखिए क्या बताया गया, उसको देख लेते हैं। तो अर्ली लाइफ फॉर्म्स के बारे में देखिए बात करी गई है थर्मोफाइल्स की। अब ये थर्मोफाइल्स क्या होते हैं? तो थर्मोफाइल्स क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे हीट लविंग बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? थर्मोफाइल कहा जाता है। ये जितने भी बैक्टीरियाज थे वो सबके सब क्या थे? यूनिसेलर थे, मतलब केवल एक ही सेल उनमें होता था। यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल्ड थे। साइंटिफिक एविडेंस क्या देखने को मिला है इससे रिलेटेड? तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज जो है लखनऊ में, इसने डिस्कवर किया, मतलब यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या डिस्कवर किया? रैपिड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर मतलब डिस्कवर किया गया है कैल्शियम कार्बोनेट्स के डिपॉजिट को डिस्कवर किया गया है इन हॉट जगहों पे। जिससे क्या पता चलता है कि जो डिपॉजिट्स थे ये क्या करते थे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। तो ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स, और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आते हैं, अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोग ने डिस्कस कर ली। तो सेल क्या होता है? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ प्रोसेसेस। तो सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है जो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस को क्या कर सकती है? फॉलो कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है। तो एक सेल जो है वो सारे लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सब कुछ परफॉर्म कर सकता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, एक मिलेगा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो है वो है मल्टीसेलर। यूनिसेलर का मतलब क्या है कि केवल एक ही सेल होगा इसमें, जैसे आपके पास बैक्टीरिया है, अमीबा है, यीस्ट है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से मल्टीसेलर, मल्टी मतलब होता है मेनी, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कई सारे सेल्स होंगे। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो इन सब में कई सारे सेल्स होते हैं, तो इसीलिए इनको मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है। अब ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्या होती है? तो सबसे छोटा जो होता है वो सेल होता है। कई सारे सेल मिलते हैं एक साथ तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। कई टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। जैसे हमारा लिवर है, ठीक है, लिवर हो गया, किडनी हो गई, तो ये सब ऑर्गन है। और बहुत सारे जब ऑर्गन मिलते हैं एक साथ में तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी जाएगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे। नोज आ जाएगी, आपका लंग्स आ जाएगा, ट्रैकिया आ जाएगा, तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल दे दिया गया, ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें देखिए ये एक ऑर्गन है नोज, दूसरा ऑर्गन है ट्रैकिया, तीसरा ऑर्गन है लंग्स। तो इस तरीके से कई सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। स्टडी ऑफ सेल के बारे में बात करें कि स्टडी ऑफ सेल्स क्या होती है, तो इसको माइक्रोस्कोपी भी कह सकते हैं या सेल बायोलॉजी भी इसको कई बार कहा जाता है। अब ह्यूमन आई जो है उसकी एक लिमिट है। क्या लिमिट है? कि वो केवल 0.1 mm तक का ही रेजोल्यूशन तक चीज़ों को देख सकती है, मतलब इतनी छोटी चीज़ों को देख सकती है। इससे और ज़्यादा छोटी चीज़ होगी तो उसको हमारी आँख ठीक से नहीं देख पाएगी। तो सेल जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब 0.1 mm से भी कम है। तो इसीलिए सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप है आपके पास में। देखिए ये माइक्रोस्कोप का बेस होता है, यहाँ पर एक मिरर लगा होता है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो भी जिस भी चीज़ को टेस्ट करना है उसको यहाँ पर रखते हैं, इसको स्टेज कहा गया है। यहाँ पर आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स होते हैं ये। इसी तरीके से ये जो ब्लैक कलर का दिखाई पड़ रहा है इसको बॉडी ट्यूब कहा जाता है। यहाँ पे आँख लगा के देखा जाता है तो इसको आईपीस कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए होता है तो कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है। इसके बाद यहाँ पर भी एडजस्टमेंट का एक वो लगा होता है, नॉब लगा होता है, तो इसको फाइन एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं। ये आपका हैंडल है, इसको पकड़े रहते हैं और नीचे बेस है, बता ही दिया था। तो इस तरीके से पूरा माइक्रोस्कोप है जो आपको पता होना चाहिए। डिस्कवरी अगर देखी जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने करी है, तो ये रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी है। इन्होंने सबसे पहली बार कॉर्क में, याद रखिएगा प्लांट सेल की बात हो रही है, प्लांट सेल की जो डिस्कवरी है रॉबर्ट हुक ने करी है, किसमें, कॉर्क में करी थी और नाम दिया था सेल्स। ठीक है। अगर एनिमल सेल की बात करी जाएगी तो एनिमल सेल की जो डिस्कवरी करी है तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी है, ल्यूवेनहॉक ने करी है। ये पिछली बुक में दिया था, इस बुक में नहीं दिया है इनका नाम, वैसे पता होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पे आते हैं। माइक्रोस्कोप के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप है, आप देख रहे थे ये लाइट माइक्रोस्कोप था, इसमें लाइट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो होगा अप्रोक्सीमेटली 1000x का होगा, मतलब कोई भी चीज हमको 1000 टाइम्स बड़ी दिखाई पड़ती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है बहुत ही ज्यादा हाई होता है। शोज सेल एट नैनोमीटर लेवल, तो यहाँ पर जो हम लोग को सेल दिखाई पड़ता है वो नैनोमीटर लेवल का दिखाई पड़ता है, मतलब 10⁻⁹ मीटर तक की चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, नैनोमीटर याद रखिएगा, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब है कोई भी चीज कितनी बड़ी हो गई। जैसे आपको पता है हमारे माइक्रोस्कोप में दो तरीके के लेंस होते हैं, एक आईपीस लेंस होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। मान लीजिए आईपीस लेंस जो था उसकी मैग्निफिकेशन थी 10x और ऑब्जेक्टिव जो था उसकी भी मैग्निफिकेशन क्या थी, 10x थी। तो टोटल जो मैग्निफिकेशन होगी वो दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, मतलब 10x मल्टीप्लाइड बाय 10x तो क्या बना देगा, 100x बना देगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं सेल स्ट्रक्चर पे। तो सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर यह है कि बहुत ही पतली होती है और फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती है इसकी। इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को अपने मतलब सेल के अंदर एंटर करने देगा और सेल के बाहर निकलने देगा, इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करी जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन जो है मेनली लिपिड की लेयर होती है, बाई लेयर मतलब दो लेयर होती है लिपिड की, और साथ ही साथ प्रोटीन भी होता है इसमें। तो दो चीज़ याद रखिएगा कि ये लिपिड और प्रोटीन दो चीज़ से बना हुआ है। इसको एक और चीज़ कही जाती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी इसको कहा जाता है। तो ये आप सेल मेम्ब्रेन देख सकते हैं। मोज़ेक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइल्स जैसा आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, तो मोज़ेक मतलब टाइल्स वाला ही हो जाएगा, तो इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है ये ब्लू कलर के आपको प्रोटीन्स दिए गए हैं, अलग अलग प्रोटीन्स हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो लेयर है, ये लिपिड की बाई लेयर है, एक ऊपर लेयर है, एक देखिए नीचे लेयर है, तो बाई लेयर हो जाएगी लिपिड की। फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, तो पहली चीज तो ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है, मतलब कौन सा मटेरियल एंटर करना चाहिए सेल के अंदर, कौन सा मटेरियल नहीं एंटर करना चाहिए, या कौन सा मटेरियल सेल के बाहर निकलना चाहिए, सेल से बाहर निकलना चाहिए, वो सब कंट्रोल कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। कम्युनिकेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस अगर देखे जाए तो क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, तो जैसे डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट होता है सब्सटेंस का हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। तो बात याद रखिएगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, डिफ्यूजन कहा जाएगा। इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, कोई मेम्ब्रेन की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऑस्मोसिस जो होता है, यहाँ पे क्या है, वाटर का मूवमेंट होगा लेकिन इसमें मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की, कि कितने तरीके के सोल्यूशन होते हैं। तो देखिए पहला जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक है। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है और ये बाहर आपका कोई ना कोई लिक्विड प्रेजेंट है, सेल के बाहर मान लीजिए लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर जो लिक्विड होगा उसको इंटरसेलुलर फ्लूइड कहेंगे, इंटरसेलुलर बोलेंगे। ठीक है, और सेल के बाहर जो होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलते हैं। देखिए इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, इस डायग्राम से भी। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के केस में क्या दिखाई पड़ रहा है कि जितना बड़ा आपका यहाँ पर हमने जो भी सेल था वो लिया था, अभी भी सेल का साइज उतना ही बड़ा है।
इसका मतलब सेल में वाटर ना एंटर किया ना ही वाटर एग्जिट किया। तो ये कब होगा? सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलर, मतलब बाहर के मीडियम का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर के लिक्विड के बराबर है। तो आइसोटोनिक। अब देखिए हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है? हाइपोटोनिक में मतलब स्वेलिंग आ रही है। अब स्वेलिंग का मतलब क्या है? पहले सेल का साइज छोटा था, अब सेल का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब ये चीज़ कब हो रही होगी? तो ये चीज़ तब हो रही है व्हेन सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलर मीडियम। एक्स्ट्रा सेलर मीडियम मतलब ये जो मीडियम है बाहर की ओर, यहाँ का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो यहाँ का कंसंट्रेशन कम है, अंदर का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो जो भी लिक्विड होगा वो बाहर से अंदर की ओर एंटर कर जाएगा। तो इस वजह से क्या हो गया? स्वेलिंग हो गई, तो इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा गया है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में सेल की श्रिंकिंग हो रही है। अब आप देख सकते हैं पहले सेल छोटा था, अब सेल पहले सेल इतना बड़ा था, अब सेल छोटा हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में, मतलब ये जो बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ से बाहर चीज़ें निकल आएंगी, मतलब सेल से जो भी सब्सटेंसेस हो गए वो बाहर निकल आएंगे। तो इसको क्या कहा गया है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहा गया है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में बात याद रखिएगा, श्रिंकिंग हो जाती है। हाइपोटोनिक में क्या होगा? हाइपो, हाइपो मतलब हिप्पो से याद याद कर सकते हैं, हिप्पो मोटा तगड़ा होता है ना, तो वहाँ पर स्वेलिंग हो रही होती है। इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप चाहे ऐसे समझिए, चाहे दूसरे तरीके से समझिए, दोनों ही इसके सही मेथड हैं। तो यहाँ पे तो केवल ये चीज़ समझाई थी कि स्वेलिंग कब होती है, श्रिंकिंग कब होती है, लेकिन पिछले में यहाँ पर आपको पूरा हमने बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल जो है स्वेल कर जाएगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा? सेल श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पे 3 बातें दी गई हैं, वायरस की, विरियोइड्स की और प्रायंस की। ये तीनों के तीनों एसेलुलर होते हैं, इनमें कोई सेल्स नहीं होता है। ये इन्फेक्शियस एजेंट से इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है? इनको बहुत ही छोटे होते हैं तो इनको लाइट माइक्रोस्कोप से देखना भी पॉसिबल नहीं होता है। वायरसेस के बारे में बात करी जाए तो कंपोज्ड ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल, तो इनमें कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन की कोटिंग होती है। बात याद रखिएगा, वायरस में जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीन की कोटिंग होगी। विरियोइड्स में क्या होता है? तो इसमें प्रोटीन की कोट नहीं होगी लेकिन जेनेटिक मटेरियल होगा। तो जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन प्रोटीन की कोटिंग नहीं होगी। तो प्रोटीन की कोटिंग भी अगर होती तो उसको वायरस कहते हैं, लेकिन जेनेटिक मटेरियल है मतलब डीएनए है लेकिन वहाँ पे प्रोटीन की कोटिंग नहीं है, तो उसको विरियोइड्स कहा गया। प्रायंस क्या होते हैं? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स विच लैक जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोटीन है लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो एक में दोनों चीजें थी तब उसको क्या कहा गया? तब उसको कहा गया वायरस। दूसरे में क्या था? दूसरे में जेनेटिक मटेरियल तो था लेकिन प्रोटीन की कोटिंग नहीं थी, तो उसको कहा गया विरियोइड्स। तीसरा क्या था? तीसरे में आप देखेंगे प्रोटीन तो है लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया प्रायंस। तीनों बातें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल की बात करी जाए तो ये केवल प्लांट में ही पाए जाते हैं। इसका फीचर क्या है? प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया, इन 3 चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल। किसके बने होते हैं सेल वॉल? सेलुलोज के बने होते हैं। फंक्शन अगर देखा जाए सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, तो सेल वॉल का पहला फंक्शन ये है कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? रिजिड बनाता है, टफ बनाता है चीज़ों को, हार्ड बनाता है, शेप को मेंटेन रखता है और बर्स्टिंग को प्रिवेंट करता है, फटने नहीं देता है सेल को, तो उसको रोकता है ये। एनिमल सेल लैक सेल वॉल, इसीलिए एनिमल सेल कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए एनिमल सेल फ्लेक्सिबल होती है। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस दिया गया है। तो प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर सेल की डायमीटर देखी जाए तो 1 से 10 म्यू मीटर के बराबर है, ठीक है? माइक्रोमीटर के बराबर है, यहाँ से 10 टू 100 माइक्रोमीटर के बराबर है। नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलर होगा प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादातर केसेस में। ये जो यूकैरियोटिक सेल होगा वो यूनिसेलर भी हो सकता है, मल्टीसेलर भी हो सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा, मतलब न्यूक्लियस तो होगा लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो वो इधर उधर घूम रहा होगा, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में। अब सेल के इंटीरियर में आते हैं। इंटीरियर में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं।
तो पहला तो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो सेल जेली लाइक फ्लूइड होता है। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है जेल की तरह, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं, ये बात याद रखिएगा। और इसी में ही बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। वही ऑर्गेनल्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहला ऑर्गेनल है हमारे पास में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सेल का कंट्रोल सेंटर है। इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि यही पूरे न्यूक्लियस, ये पूरे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है, बात याद रखिएगा। यही डायग्राम है इसका न्यूक्लियस का। न्यूक्लियर पोर्स इसमें आप देखेंगे, छोटे छोटे से पोर होते हैं, छेद होते हैं, जो वही हो जाएगा कि चीजों को बाहर और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी होता है, जो सेंटर में आप देख सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम भी होता है और इसमें डीएनए भी होता है। तो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम भी है, डीएनए भी है, तो ये सब आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जीन्स भी है। डीएनए होगा तो जीन्स भी होंगे। डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उसमें दो लेयर्स, पहली लेयर और दूसरी लेयर, दो लेयर आपको दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है इसमें? तो थ्रेड लाइक डीएनए जो है उसको क्रोमैटिन कहा जाता है। और क्रोमोसोम क्या होता है? जब डिवीजन हो रहा होता है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है, तब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं सेल ऑर्गेनल्स और कौन कौन से हैं। जैसे राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या होता है? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। बात याद रखिएगा, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है सेल में, वो कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। फाउंड फ्री और अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो राइबोसोम है, दो टाइप में पाया जा सकता है, या तो फ्री होगा और दूसरा या तो अटैच्ड होगा, किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया, नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एक तरफ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी तरफ है रफ। अब आप रफ में देखिएगा तो छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं आपको। ये जो डॉट्स हैं इसी को राइबोसोम कहते हैं। ठीक है। और यही राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो टाइप दो थे, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट थे। और ये प्रोटीन क्या कर रहे थे? मतलब ये एक तरीके से इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, और ये राइबोसोम क्या कर रहे थे? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे थे। तो बात याद रखिएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस में अगर पूछा जाए कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, तो आप कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इसमें स्मूथ वाले में आप देखेंगे तो इधर है, तो इधर आपको राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये लिपिड और हार्मोन के प्रोडक्शन में, सिंथेसिस में हेल्प करता है, बात याद रखिए। फंक्शन अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस में ये फंक्शन करते हैं, मतलब काम करते हैं ट्रांसपोर्ट करने का, प्रोटीन, लिपिड्स, हार्मोन्स को, या सिंथेसाइज करने का। तो वही हमने ऊपर देखा। अब बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस की। तो ये जो गोल्गी अपैरेटस है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसका काम क्या होता है? पैकेजिंग का काम होता है, सॉर्टिंग का काम होता है, सिक्रीशन का काम होता है। तो गोल्गी अपैरेटस का तीन काम है। पीएसएस आप करके याद कर सकते हैं इसको। तो पैकेजिंग हो जाएगा पहला, दूसरा सॉल्ट करना मतलब अलग अलग करना, और तीसरा क्या है? सिक्रीट करना। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, गोल्गी अपैरेटस को ही क्या कहते हैं? सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम यही होता है, पैकेज करिए, सॉल्ट करिए और सिक्रीट करिए। ठीक है। किसने डिस्कवर किया था इसको? तो कैमिलो गोल्गी ने सिक्रीट किया था। मतलब किसने डिस्कवर, सिक्रीट नहीं, किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक। लाइसोसोम्स की बात करी जाए, लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं ऑफ द सेल। ठीक है। अब ये क्या है? डाइजेस्ट, वेस्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डेड ऑर्गेनल्स क्रिएट करते हैं ये, मतलब ऑर्गेनल्स को ये खत्म कर देते हैं। सुसाइडल बैग्स इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मतलब सेल्फ अपने आप को ही खा लेते हैं। तो इस वजह से इनको, लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है। और ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है। इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोग ने डिस्कस करी। राइबोसोम इसमें है, इसमें डीएनए प्रेजेंट है, इसमें इंटर मेम्ब्रेन में स्पेसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और क्रिस्टे है। क्रिस्टे क्या होता है? क्रिस्टे जो है वो फुल प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था उसको इंक्रीज करता है,
सरफेस एरिया बढ़ा के, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, एक रिश्ते का काम होता है। प्लास्टिड्स पे आते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, तो ये केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। तीन तरीके के प्लास्टिड होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्रोमोप्लास्ट कलर मेनली प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज में हेल्प करता है। ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, स्ट्रोमा में ही। दो मेम्ब्रेन इसमें भी आप देखेंगे, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी आप देखेंगे डीएनए प्रेजेंट होता है। वैक्यूल क्या होता है, तो स्टोरेज ऑफ वाटर फूड वेस्ट, इसमें हेल्प करता है वैक्यूल। ये खाली स्पेस होती है, मेनली वाटर स्टोर होता है इसमें, फूड और वेस्ट स्टोर होता है। प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो वैक्यूल का साइज बड़ा होता है और ये टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है। टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं, तो दो तरीके के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, अभी हमने देखा था, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ऑर्गेनेल्स भी यहाँ प्रेजेंट होंगे, एग्जाम्पल है प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो होगा बाकायदा प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। ऑर्गेनेल जो होंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। हमको मेनली दो तरीके से सेल डिवीजन को पढ़ना है। पहला जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस है। माइटोसिस के केस में टू आइडेंटिकल सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइटोसिस हुआ और माइटोसिस से दो नए सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पर जितने क्रोमोसोम थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर भी है। और माइटोसिस के केस में याद रखिएगा दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है और क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। मियोसिस के केस में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए चार डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही हैं। एक दो तीन और चार, चार डॉटर सेल प्रोड्यूस हुई। और क्रोमोसोम यहाँ मान के चलिए दो थे, तो इस सब में देखिए एक एक हो गए। इसका मतलब यहाँ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है। लेकिन डॉटर सेल यहाँ कितनी प्रोड्यूस हो रही है, फोर डॉटर सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। तो फोर सेल्स विद हाफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा मियोसिस के केस में। और जैसे माइटोसिस जो था वो ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प कर रहा था, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब गेमीट से रिलेटेड है मियोसिस। एरर्स इन सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में क्या क्या एरर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे माइटोसिस में एरर एरर देखने को मिलेगा तो उससे कैंसर हो सकता है। तो माइटोसिस में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कैंसर को क्रिएट कर सकती है। और मियोसिस एरर अगर हो रहा है तो उससे जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्रिएट हो सकता है, मतलब जेनेटिक डिजीजेस क्रिएट हो सकती हैं। सेल थ्योरी की बात करी जाए तो सेल थ्योरी किसने डेवलप करी थी, तो शेल्डियन और श्वान ने डिस्कवर करी थी। बाद में इसको एक्सपैंड किसने किया था, वर्चो ने इसको एक्सपैंड किया था। क्या कहती है सेल थ्योरी, तो पहली बात कहती है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सेल के बने हुए होते हैं। पहली बात तो इन्होंने यही कही है सेल थ्योरी में। दूसरी बात क्या कही गई, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो होता है लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो क्या कह रही है, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो पहले से ही सेल एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हीं से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं जो कही गई हैं किसमें, सेल थ्योरी में। कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, जैसे आरबीसी है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होगा तो स्पेस अंदर ज्यादा होगी, तो ज्यादा हीमोग्लोबिन उसके अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन को वो कैरी कर सकता है आरबीसी। लाइफ स्पैन आप देखिएगा 120 डेज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। चलिए आप लोग बताइएगा डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टोटीपोटेंसी क्या होती है, तो एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट या होल प्लांट। तो पूरे प्लांट का फॉर्मेशन अगर हो सकता है किसी तरीके से, इसको टिश्यू कल्चर या प्लांट कल्चर कहते हैं, तो उसको टोटीपोटेंसी कहते हैं। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, तो गॉटलीब हेबरलैंड ने दिया था कॉन्सेप्ट। तो ये बात याद रखिएगा, पूछा सकता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या होती है, तो नेचुरल डेथ सेल की डेथ होती है। और ये मेनली मेंटेन करती है बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेल का मरना भी जरूरी है। ठीक है, तो वही होता है। कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड जब सेल डिवीजन होता है तो उससे क्या क्रिएट होता है, कैंसर क्रिएट होता है।
और शुरुआत में कैंसर नहीं होता है, पहले ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। जब ये ट्यूमर बहुत बड़ा होता चला जाएगा तो वो कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको गांठ भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे। जैसे पहला है, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, तो 7 टू 10 नैनोमीटर होती है। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है अपना। प्लांट वैक्यूल, प्लांट में जो वैक्यूल होता है बहुत ही बड़ा होता है, एनिमल में वैक्यूल बहुत छोटा होगा या तो एब्सेंट होगा। सेल जो है उसी को ही क्या कहते हैं, लिविंग फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हम लोग ने पूरा डिस्कस किया नोट्स। इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो नोट्स हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।